और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे ज़िमनी इंतखाबात से। मुल्क भर की 3 पार्लिमानी और 13 रियासतों की 29 असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत आज वोटों की गिनती की जा रही है। इस दौरान वोट शुमारी के सेंटर पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। अब तक के रुझानात के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस, मगरबी बंगाल में टीएमसी और एमपी में बीजेपी आगे चल रही है। तेलंगाना की हुजूराबाद सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही है। बीजेपी उम्मीदवार एटला राजेंद्र आगे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बदवेल में ज़ेर इक़्तिदार वाईएसआरसीपी उम्मीदवार डॉक्टर श्री सुधा ने जीत दर्ज की है। इसी तरह कर्नाटक के सिंगडी असेंबली सीट पर बीजेपी जीत के करीब है। हांगल असेंबली हलके में कांग्रेस आगे चल रही है। महाराष्ट्र की बिलौली असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार जितेश अनंतपुरकर तकरीबन वोटों से आगे चल रहे हैं। और चलिए इस वक्त हम आपको सबसे अहम खबर दे दें आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की बदवेल में वाईएसआरसीपी उम्मीदवार की जीत की खबर है। वाईएसआरसीपी उम्मीदवार डॉक्टर श्री सुधा ने जीत दर्ज की है। तो आंध्र प्रदेश की बदवेल सीट में वाईएसआरसीपी उम्मीदवार डॉक्टर दास श्री सुधा ने जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की अहम खबर आंध्र प्रदेश की बदवेल सीट से है। ये वाईएसआरसीपी उम्मीदवार डॉक्टर दास श्री सुधा ने यहां अपनी जीत दर्ज करवाई है। तो मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह से अब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे हैं उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं आंध्र प्रदेश की। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे इसाक का। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे अभी का ताज़ा अपडेट। इसाक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आ रही। इसाक, आपसे अपडेट चाहेंगे। जो बदवेल का जो बाई इलेक्शन है उसमें वाईएसआरसीपी ने पूरी तरह से जीत हासिल की है। जो मरहूम जो एमएलए वेंकट सुब्बैया है उनके अहलिया जो सुधा जो है ना उन्होंने करीब 90,000 जो मेजॉरिटी से जो है ना जीत हासिल की है। वही जो बीजेपी के जो वोट बैंक है वो कुछ बड़ा है। यहाँ पे टीडीपी पहले से ही इंतखाब में ना थी। ये तो दूसरी कांग्रेस तरफ से जो है ना कांग्रेस का वोटिंग भी कुछ 6,000 के करीब जो कैंडिडेट है उसे आया। पूरे 12 राउंड तक लास्ट का राउंड 13 जो है ना उसमें भी जो पूरी तरह से लीड पहले से ही जो वाईएसआरसीपी के जो कैंडिडेट है वो लगभग 9,000 से लीड से स्टार्ट हुआ। तो आखिर में पूरी तरह से लीड आने के बाद 90,000 से है ना ये जी इस जीत के बाद जो है ना वाईएसआरसीपी के जो पार्टी लोग है वो खुशियां इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जगनमोहन रेड्डी के जो प्रोग्राम्स है जो वेलफेयर स्कीम है उन्हें जो हुकूमत की तरफ से जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उनके हिसाब से ही जीत हुई है। जी इसाक, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर नज़र बनी हुई है और इस वक्त की ये अहम खबर आंध्र प्रदेश के बदवेल से है जहां पर वाईएसआरसीपी उम्मीदवार डॉक्टर दासरी सुधा ने जीत दर्ज करवाई है। और कर्नाटक से अहम खबर, कर्नाटक के सिंगडी असेंबली हल्के से बीजेपी की जीत की खबर है। बीजेपी उम्मीदवार रमेश भूसोंडकर को बड़ी कामयाबी मिली है। 31,185 वोटों के फर्क से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और जेडीएस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे हैं।
वहीं हांगल असेंबली हलके में कांग्रेस जीत के करीब है। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास माने जीत के करीब बताए जा रहे हैं। तो कर्नाटक से भी ये खबर, सिंगडी असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। हांगल असेंबली हलके में कांग्रेस जीत के करीब नजर आ रही है। तो मुख्तलिफ और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रऊफ हल्लूर का। रऊफ, आपसे ताज़ा जानकारी चाहेंगे और सियासत में इसके क्या कुछ मायने रियासती तौर पर? जी देखिए, रियासत कर्नाटक की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम था। तीनों सियासी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने इस बाई इलेक्शन में एड़ी चोटी का जोर लगाया था और आज नताइज का ऐलान हो चुका है। सिंदगी में बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भोसनूर बड़ी 31,000 से ज्यादा वोटों के फासले के साथ कामयाबी दर्ज किए हैं। दूसरी जानिब हानगल असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास माने जीत के करीब हैं, बस जीत के का ऐलान होना बाकी है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि इस दोनों हलकों के इंतखाबात में एक जगह कांग्रेस को कामयाबी मिली है तो दूसरी तरफ बीजेपी को कामयाबी मिली है। लेकिन इस बाई इलेक्शन की एक अहम बात यह है कि सबसे बड़ा झटका वजीर आला बसवराज बोम्मई को लगा है, क्योंकि हानगल असेंबली हलका जो है वजीर आला के जिले का है। वजीर आला जिनका ताल्लुक हावेरी जिले से है, हावेरी जिले में हानगल असेंबली हलका है और पूरी जिम्मेदारी वजीर आला के कंधों पर थी कि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाब करना है। हानगल असेंबली हलके में इसलिए यहाँ पर इलेक्शन हुआ कि यहाँ के जो मौजूदा एमएलए थे सीएम उदासी, उनके जिनका ताल्लुक बीजेपी से था, बीजेपी के एमएलए के इंतकाल की वजह से हानगल में इलेक्शन हुआ है और यहाँ पर जो है बीजेपी को काफी उम्मीद थी कि दोबारा जो है बीजेपी को ही कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है, बीजेपी को शिकस्त दी है और वजीर आला बसवराज बोम्मई को एक तरह से झटका लगा है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिंदगी में जेडीएस के उम्मीदवार एमसी मनगोली के इंतकाल के बाद यहाँ पर जो है इलेक्शन तय पाया। जेडीएस के एमएलए एमसी मनगोली के इंतकाल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेडीएस को बुरी तरह शिकस्त हुई है। जेडीएस के उम्मीदवार नाजिया शकील जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रही हैं और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है और कांग्रेस को यहाँ पर शिकस्त हुई है। तो इस लिहाज तो इस तरह से क्या ये कहा जा सकता है कि सियासत से ज्यादा जो इलाकाई मसले रहे वो इस बार दिखाई दे रहे हैं इंतखाबात में? जी बिल्कुल भी, ये यानी कि उस हलके की सियासत इस पर यहाँ पर गालिब दिखाई दे रही है और साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है वो तकरीबन 15 महीनों के लिए ही ये यानी कि मौजूदा असेंबली की जो मियाद है वो 15 महीने ही बाकी है। तो जो भी एमएलए मुंतखब हुए हैं वो 15 महीनों के लिए ही एमएलए रहेंगे। तो इस लिहाज से इस इलेक्शन, लेकिन ये इलेक्शन जो 2023 में जो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होंगे तो उसके लिए एक काफी अहम समझे जा रहे थे कि आने वाले जो इंतखाबात हैं यानी कि 1.5 साल के बाद, तकरीबन 1.5 साल के बाद जो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन आने वाला है तो उसके लिए इंतखाबात काफी अहम समझे जा रहे थे। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं बहरहाल अब इन नताइज के बाद क्या कुछ हिकमत अमली रहती है बरसर इख्तिदार बीजेपी की और साथ ही साथ अपोजिशन की, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ ज़िमनी इंतखाबात के लिए क्या कुछ नताइज हो रहे हैं, अब एक और अहम खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया गया। अनिल देशमुख की पैरवी सीनियर वकील एडवोकेट विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम कर रहे हैं। इस्तगासा की जानिब से एएसजी अनिल सिंह कमरा अदालत में हैं। ख्याल रहे कि वसूली मामले में अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनका मेडिकल जेजे अस्पताल में करवाया गया था। और सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अहम समझा जा रहा है अनिल देशमुख का इस तरह से जो ईडी ने अभी तक की जो कार्रवाई की है, कहां तक मामला आगे बढ़ा? जी बिल्कुल, देखिए मेडिकल करा करके अनिल देशमुख को अदालत में पेश किया गया है
जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि ये आज हॉलिडे कोर्ट है, ईडी स्पेशल कोर्ट है। इस अदालत में जो है ईडी के वकील पहुंचे हैं, साथ ही अनिल देशमुख की तरफ से पैरवी करने वाले विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम भी पहुंचे हुए हैं। दोनों अपना पक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। किन बातों को ध्यान में रखते हुए, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए अनिल देशमुख की जो है गिरफ्तारी की गई है वो बताया जा रहा है। साथ ही ईडी की तरफ से अब कोशिश की जा रही है कि उनकी कस्टडी मांगी जाए कुछ दिनों की। कितने दिनों की मांगी जाएगी ये अभी कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगा। और कस्टडी मांगने के पीछे मुख्य वजह क्या है कि किस तरह से 100 करोड़ के जो घोटाले के आरोप लगाए गए थे परमबीर सिंह की तरफ से, उसमें कितना रोल देशमुख का था। क्योंकि कल हमने देखा कि 13 घंटे की जो पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, उसमें किसी भी सवालों का जवाब ठीक तरीके से अनिल देशमुख ने नहीं दिया और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। कुछ समय बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कस्टडी मिलती है तो कितने दिनों की मिलती है, और कस्टडी ना मिले इसको लेकर के अनिल देशमुख के वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जाती है, ये कुछ समय प्रशांत, में आपसे स्पष्ट हो एक और पाएगा। अहम बात हम ये जानना चाहेंगे। लगातार शुरुआत से ही जो कि आप इस खबर को कवर कर रहे हैं, ये 1-2 दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि तमामतर सबूतों के साथ, तमामतर चीज़ों के साथ ईडी ने ये इतनी बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी जांच प्रक्रिया को अगर एक तराजू में रख के तोला जाए तो उसमें तमाम चीजें सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये आ रहा है कि ईडी के सामने 5 समन जो है भेजने के बाद भी अनिल देशमुख हाजिर नहीं हुए थे। पहला मुद्दा ये था। दूसरा, अनिल देशमुख जो है हमेशा अदालत का रुख कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का रुख किए, मुंबई हाई कोर्ट का रुख किए, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तीसरा सबसे बड़ी बात कि पिछले 2 महीनों से लगातार अनिल देशमुख किसी के संपर्क में नहीं थे। आखिर वो कहाँ थे? से तमाम चीजों को ईडी ने तराजू में रखकर तोला और जब अनिल देशमुख कल अदालत ईडी दफ्तर पहुंचे और उनसे जब सवालात किए गए, जिसे लेकर के 5 समन जारी किए गए थे पहले, तो उन सारे सवालात के जवाब नहीं दे पाए और यही एक वजह है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बहरहाल अब सभी की निगाहें जो है कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई है। देखना होगा कि अदालत से क्या उन्हें रिमांड मिलती है, कितने दिनों की रिमांड मिलती है और क्या कुछ प्रक्रिया आगे होती है। जी प्रशांत, तो लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं गर्मी दिखाई दे रही है। एक और आज बहुत अहम खबर आई अजीत पवार के ताल्लुक से। जी हाँ, इनकम टैक्स महकमे ने रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार से जुड़ी 5 जायदादों को कुर्क कर दिया। ज़राइक के मुताबिक एक चीनी मिल, जनूबी दिल्ली में वाक़े एक फ्लैट, मुंबई में वाक़े निर्मल बिल्डिंग और गोवा में जायदादों को कुर्क किया गया, जिनकी मालियत 100 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। आपको बताएं कि अजीत पवार गुज़िश्ता कई दिनों से इनकम टैक्स के निशाने पर हैं। गुज़िश्ता महीने 2 रियल इस्टेट और अजीत पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। छापे के दौरान महकमे ने 184 करोड़ की आमदनी से ज़ायद असासजात का पता लगाया था। 7 अक्टूबर को भी इनकम टैक्स महकमे ने 70 से ज़ायद मुकामात पर छापेमारी की थी। और नवाब मलिक ने अपने खास अंदाज में इस पूरी कार्रवाई पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कोई अगर है तो उनको अटैच करने का अधिकार है, लेकिन बेनामी का मतलब ये नहीं होता कि किसी के नाम से नहीं है। कोई ना कोई उसका मालिक होगा। आप ये कह दो कि ये संपत्ति इसकी है, ऐसे नहीं चलता। कोई कारोबारी है, उसकी संपत्ति है। कोई अजीत पवार के ड्राइवर की संपत्ति नहीं, कोई अजीत पवार के नौकर की संपत्ति नहीं। किसी और की संपत्ति आप अटैच करके उस पर ये अजीत पवार की बेनामी संपत्ति है, ये आरोप लगाना उचित नहीं। ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के ड्राइवर के नाम पे कोई संपत्ति निकल आई। ये ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के किचन के कुक के नाम पे संपत्ति निकल आई। हमें लगता है ये बदनाम करने का खेल है और कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है और उसे हर व्यक्ति को न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। भुजबल साहब को लेके भी इसी तरह से हुआ। महाराष्ट्र सदन को लेके आरोप लगाए गए
और कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई भी तरह का करप्शन नहीं हुआ। हमें लगता है डराने का, बदनाम करने का खेल है। हम लोग इस खेल से डरने वाले नहीं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस और समीर वानखेड़े के खिलाफ और भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था। सैम डिसोजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसोजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसोजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया। और न्यूज रूम लाइव में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। चलो और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे आम आदमी की जेब पर लगातार बढ़ते महंगाई के बोझ की। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं कि लगातार नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही हैं। अब आज ही की बात करें तो 35 पैसे के ताज़ा इजाफे के साथ दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल 110 रुपये 4 पैसे जबकि डीजल 98 रुपये 42 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत नए इजाफे के बाद 115 रुपये 85 पैसे हो गई है। डीजल 106 रुपये 62 पैसे फी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 66 पैसे है। डीजल 102 रुपये 59 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। और कहीं कहीं तो पेट्रोल फी लीटर 120 रुपये के भी पार जा पहुंचा है। हमारे वॉचमैन करता हम लोग को 6,000 देते हैं, उसमें 3,000 पेट्रोल को जा रहा। घर का भाड़ा क्या भरना, खाना क्या, ड्यूटी क्या के ऊपर डालते हैं, वो आना जाना डेली उसको 150 रुपये उसको जा रहा है। अब दिन भर दिन बढ़ते जा रहा। अब क्या बोल सकते हैं, सरकार भी ऐसी है। अब बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे, स्टेट गवर्नमेंट बोलते तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे। अब दोनों भी ऐसी है। अब ये अपना प्रॉब्लम है। अपन वोट डाल के इन लोगों को जीता है ना, इसके वजह से अपन भरना ही पड़ेगा बस। बहुत मुश्किल है रहा, बच रहा नहीं। जब कितना जब सस्ता रहे, जब थोड़ा बहुत कमाते थे, कारोबार भी नहीं है। पेट्रोल क्या सब का बढ़ रहा, कारोबार भी नहीं है। हाँ, हफ्ते में कुछ चिकन मटन खाते थे, अभी मिर्ची वो खाना पड़ रहा हो रहा। ये हुकूमत वैसी हो गई। गैस का भी बढ़ रहा, सब हर एक चीज, तरकारी सब महंगा छोड़ा। नाज़रीन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फ़वक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। साल 2012 में दिल्ली में हुई गैंगरेप की वारदात के खिलाफ देश में आंदोलन हुआ तो अमूल भी पीछे नहीं रहा। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया रेप कांड ने पूरे भारत को हिला दिया। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए स्त्री शक्ति सड़कों पर उतर आई। अमूल ने भी विज्ञापन के जरिए जन जागरण अभियान चलाया। 20 मार्च 2020 को निर्भया के दोषियों को फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान की अपनी मुख्तसर वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने अपने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
चिंगारी ऐप हिंदुस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है। इसने सोशल मीडिया कैटेगरी में बेहतरीन ऐप का खिताब भी हासिल किया है। स्पार्क ऐप न सिर्फ मवाद तख्लीक करने वालों बल्कि नाजरीन, मुश्तहरीन और डेवलपर्स की कामयाबी की कुंजी है। गारी को मुस्तकबिल में ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। गारी भारत का पहला सोशल टोकन है जो स्पेशली शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स के कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हमारे बनाए हुए कंटेंट चिंगारी पे मोनेटाइज होंगे, जिसके लिए हमको गारी टोकन मिलेगा, जिसके जरिए हम ब्लॉकचेन मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। मतलब चिंगारी हमको लोकल से ग्लोबल होने का मौका दे रहा है। गारी टोकन क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप को गवर्न करने की अथॉरिटी दे रहा है। मतलब आगे चल के जितनी भी डेवलपमेंट या ग्रोथ होगी, हम उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। मतलब हम खुद के लिए एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जिससे हम प्लेटफॉर्म की वैल्यू का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और आइए एक नजर डालते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के कल के मैच के नताइज पर। त्रिपुरा में अक़लियतों के खिलाफ हुए तशद्दुद पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। इस हवाले से महाराष्ट्र रज़ा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने त्रिपुरा में सदर राज के निफाज का मुतालबा किया है। मोहम्मद सईद नूरी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को एक ख़त लिखा है जिसमें त्रिपुरा में हुए तशद्दुद और जुल्म सितम की दास्तान बयान की गई है। शरपसंद अनासर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई है। वाज़ेह है कि त्रिपुरा में गुज़िश्ता दिनों हालात बेकाबू हो गए थे। शरपसंदों ने कई इबादतगाहों को मिसमार कर दिया था। मजहबी नुस्खों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस तशद्दुद में कई अफराद जख्मी हुए हैं। और इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सर कंडेम क्यों नहीं करते त्रिपुरा में जो हो रहा है? होम मिनिस्टर कंडेम क्यों नहीं करते जो गुड़गांव में हो रहा है? अगर 15-20 मिनट के लिए किसी जगह पर मुसलमान नमाज पढ़ के चला जाता है, कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता, ना कब्जा करता है, चले आता है, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? यही तो आप इस तरह की बात करके और नफरत में इजाफा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। आप और मुसलमानों कल किसी फ्राइडे जुम्मे की नमाज का कहीं पर मुसलमानों पर कोई हमला हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, इसका जिम्मेदार अमित शाह होंगे क्या? क्यों उस तरह की बात करते हैं और आप नफरत और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।